आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में कहानी के सारांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे लिखना है, कितने नंबर का होता है और कितने शब्दों का लिखना होता है। इन सब चीज़ों पर बात करने के बाद फिर हम लोग हल करना सीखेंगे। देखिए, यदि प्रश्न की बात करें तो आपके पेपर में यह प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। या यहाँ पर किसी दूसरे लेखक का नाम और दूसरी कहानी का नाम होगा, आपको उसका सारांश लिखना होगा। यानी किसी भी कहानी का सारांश आपको लिखना होगा। यदि नंबर की बात करें तो ये 5 नंबर का होता है और बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर बहुत होते हैं। यदि हम शब्दों की बात करें तो देखिए, इसे 80 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 80 से ज़्यादा ही लिखिए, क्योंकि 80 शब्द देखने में छोटा लगता है। तो कुछ बढ़ा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे कैसे? तो देखिए, इसके लिखने के 2 तरीके होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक तरीका तो दिख रहा होगा हेडिंग का प्रयोग करके, और दूसरा तरीका होता है बिना हेडिंग के। आप हेडिंग न डाल करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए, जब हेडिंग नहीं डालेंगे तो आपको कैसे लिखना है ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए, जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं और दूसरे व्यक्ति को उसकी कहानी सुना देते हैं कि शुरू में ये होता है, फिर वो आता है, इससे लड़ता है, उसको हरण करता है, उसका ऐसे आप कहानी बताते हैं फिल्म की, वैसे ही आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, आपका सारांश हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब इधर बीच क्या हो गया है कि लोग हेडिंग का प्रयोग करके ज़्यादा लिखने लगे हैं। तो चलिए हम लोग भी हेडिंग का प्रयोग करके इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, देखने में आपको लगेगा कि सर आपने तो 80 से बहुत ज़्यादा लिख दिया है। तो देखिए, आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये हेडिंग है, ये मैटर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैटर आप कम कर दीजिए, लेकिन हेडिंग को कम मत करिए। हेडिंग को जितनी है रहने दीजिए। मैटर आप चाहें तो थोड़ा छोटा लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास समय रहता है तो आप थोड़ा बड़ा ही लिखिएगा। मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, यदि 80 शब्दों की बात करें तो यहाँ से लेकर के मेरा यहाँ तक लगभग 60 शब्द है, और 20 शब्द और लिखेंगे तो 80 हो जाएगा। तो आप खुद समझिए कि कितना छोटा उत्तर आपका लगेगा। तो थोड़ा बड़ा आपको लिखना है। अब मैंने कैसे लिखा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहली हेडिंग जो हमारी कहानी लिखेंगे कैसे, देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा और यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा पेपर में डाल दीजिएगा। देखिए, वैसे मुझे जहाँ तक पता है ये 6ठे नंबर पर आता है, फिर भी आप पेपर में देख लीजिए किस नंबर पर है, वही डालिए। देखिए, प्रश्न नंबर सही सही डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपने यहाँ 5 डाल दिया और उत्तर नीचे 6ठे का लिख दिया तो टीचर को नंबर चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। फिर उसको ढूंढना पड़ता है कि किसका उत्तर है, फिर वो पृष्ठ पर जाके नंबर चढ़ाता है। तो थोड़ा सा ये आपको देखना है कि जो सही नंबर है वही डालिए, वही उत्तर नीचे लिखिए। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप इस तरह से पंचलाइट डैश डाल के लिखेंगे कहानी का सारांश, और पहली हेडिंग डालेंगे पंचलाइट का खरीदना। देखिए, जब आपने कहानी पढ़ी थी तो आपने देखा था कि ये जो कहानी है इसकी शुरुआत जो है पंचलाइट के खरीदने से ही हुई थी। तो हमने इसी को पहला सारांश बनाया। अब खरीदने में कौन सी घटना घटी थी, तो देखिए, गांव में निवास करने वाली अलग अलग जातियां अपनी अलग अलग टोलियां बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक टोली थी महतो टोली। महतो टोली की पंचायत में 15 महीने से जुर्माने महतो टोले की पंचायत में 15 महीने से जुर्माने का धन जमा होता आ रहा था। रामनवमी के मेले में पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वह पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने से 10 रुपये बचे। पंचों द्वारा इस प्रकार बचे हुए 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीद कर पूजा करने का निर्णय किया गया। अब देखिए, पंचलाइट खरीद ली गई, अब पूजा करने का निर्णय किया गया। तो पूजा करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए, पूजा के समय यदि आपने कहानी पढ़ा होगा तो दूसरी हेडिंग डालेंगे कीर्तन की तैयारी। पूजा के बाद कीर्तन की तैयारी थी। तो देखिए, महतो टोली के लोगों ने पंचलाइट खरीदने के बाद बचे हुए 10 रुपये की
पूजा सामग्री खरीद ली। सब लोग इकट्ठे हो गए। छाड़ीदार अंगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी दे रहा था। हाँ दूर, जरा दूर से, छू मत देना, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को अब सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौक पीढ़ी लगाओ। कीर्तन मंडली के सरदार मूलगैन ने अपने व्यक्तियों से कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे। अब जब इकट्ठा होने लगे तो क्या हुआ देखिए। तो तीसरी होगी, लोगों में बहुत उत्साह था, यानी महतो टोली में बहुत उत्साह था। तो लिखेंगे, पंचलाइट आने की खुशी में संपूर्ण महतो टोली उत्साह से भरी हुई है। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है, तो छोटे छोटे बच्चे उत्साह के कारण हुड़दंग करने लगते हैं। पूरी महतो टोली के लोग सरदार के पूरी महतो टोली के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर पंचलैट की रट लगाने लगते हैं। इस प्रकार पूरी महतो टोली का वातावरण उत्साह से भरा हुआ है या उत्साह से भरा हुआ था। एक चीज़ यहाँ पर समझते चलिए, जो मैंने हेडिंग बनाई है आप इससे अलग भी कुछ हेडिंगें बना सकते हैं और उसके अगल बगल जो मैटर हो उसको लिख सकते हैं। तो देखिए, अब उत्साह से भरने के बाद लोगों को क्या हुआ था, तो लोग जलाने आए थे। तो अगली हेडिंग होगी, पंचलाइट जलाने की समस्या आ गई थी ना, तो समस्या क्या लिखेंगे। महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट आने से बहुत उत्साहित हैं। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा सुनाया। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, परंतु उस सारे टोले में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में आई नहीं थी। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। राजपूत टोले के लोगों ने उनका मजाक बनाया। सब ने धैर्य के साथ उनका मजाक सहन किया। तो अब समस्या आई। समस्या के बाद क्या हुआ, हल करने के लिए तो अगली हेडिंग होगी, पंचलाइट जलाने के लिए गोधन को बुलाना। डैश डाल करके लिखेंगे। यदि आपने कहानी पढ़ ली है तो अपने से लिख लेंगे। सारे टोले में पंचलाइट जलाने का तरीका केवल गोधन जानता था, परंतु गोधन को तो पंचों ने बिरादरी से निकाल रखा था, क्योंकि वह सलीमा के गीत गाकर और बांसुरी बजाकर मुनरी को अपनी ओर आकर्षित किया करता था। किंतु आज महतो टोली को गोधन की आवश्यकता पड़ गई थी। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरदार ने कहा कि जात की बंदिश ही क्या, जबकि जात की इज्जत पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान, सबकी राय से गोधन को बुलाना तय हो गया। पहले छड़ीदार को गोधन के पास बुलाने के लिए भेजा गया, किंतु उसने आने से इनकार कर दिया। फिर पंचों की राय से गुलरी काकी गई और गोधन को मना लाई, यानी पंचलाइट जलाने के लिए मना लाई। तो पंचलाइट जलाने के लिए लाई तो क्या होगा, अगली हेडिंग देखिए, गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। भाई आया तो वो पंचलाइट जलाया। हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे, गुलरी काकी द्वारा गोधन को बुलाए जाने के बाद वह पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वह पंचलाइट में तेल भरता है, फिर पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट मांगता है, परंतु महतो टोली के लोग स्पिरिट खरीदना भूल जाते हैं। गोधन ने स्पिरिट के अभाव में गरी के तेल से ही पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट को जलती देखकर सब प्रसन्न हो गए और गोधन की प्रशंसा करने लगे। जब भाई गोधन ने पंचलाइट जला दिया तो क्या हुआ,
पंचों द्वारा गोधन को क्षमा कर दिया गया। तो अगली हेडिंग बनेगी पंचों द्वारा गोधन को क्षमा कर देना। अब इसमें लिखेंगे क्या, देखिए, गोधन द्वारा समझदारी से पंचलैट जला देने पर सभी लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात को खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर मुनरी को देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। ठीक है, और इस तरह से इस कहानी का सारांश पूरा हो जाएगा। तो देखिए, कहानी का सारांश लिखना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस 1-2 बार आप कहानी को पढ़े रहिए। ठीक है।